हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 1 कर रहे हैं बेटा। और हम जो स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट यूनिट के साथ ही करेंगे। ठीक है, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा वो फर्स्ट यूनिट के साथ ही करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें कर सिलेबस में देखी थी, वो क्या आपको ध्यान है? थोड़ा बहुत भी सिलेबस मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर दिखाया था। मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को शो कर देती हूँ, जिसने नहीं देखा था उसको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर देखो बेटा, हमारा जो पेपर है वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसका मतलब ऑब्वियसली सी बात है, हमें सॉलिड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में सॉलिड स्टेट में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है कोई भी चीज़ सॉलिड कैसे बनता है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को बार बार रिपीट करके हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी कि हमें उसके अंदर उस चीज़ को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सारा जो सिलेबस है वो एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर है, और फिर उसका रेसिप्रोकल अगर हमें प्लेन देखना है तो उसमें वो चीज़ें कैसी रहेंगी वो देखना है। राइट, तो इसके अंदर फर्स्ट यूनिट जो आपकी है वो है क्रिस्टलाइन एंड ग्लासी फॉर्म, लिक्विड क्रिस्टल, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पीरियोडिसिटी, लेटिस एंड बेसिस, क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर एंड एक्सिस, यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव सेल, विंगर सीड सेल, प्रिमिटिव सेल, symmetry, operation of a 2 dimension and 3 dimension, Bravais lattice in 3 dimension and 2 dimension। ठीक है, ये सिलेबस हमारा फर्स्ट यूनिट का रहेगा, जैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। राइट, अब हमें स्टार्ट करना है इसके अंदर क्रिस्टलाइन एंड ग्लासी फॉर्म के उसमें। ठीक है, कि ये क्या है, क्या कहना चाहता है, क्या होते हैं ये ग्लासी फॉर्म, क्या है ये क्रिस्टल फॉर्म, क्या चीज़ होती है इसमें, ये सारी क्या कोई प्रैक्टिस्टिक्स होती है इनकी, क्या कोई एडवांटेजेस है इनकी, या कोई मतलब कुछ पॉइंट्स होते हैं इनमें, कैसे क्या चीज़ें हम इनके अंदर पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर से ही। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने हेडिंग डाल लीजिए यूनिट फर्स्ट। ठीक है, क्या यूनिट फर्स्ट आप हेडिंग डालेंगे बेटा इसमें। ठीक है, अब देखो जैसा आपने इसके अंदर देखा कि आज का जो भी हमारे पास सिस्टम है वो सारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर से रिलेटेड था। ठीक है, तो हम इसके अंदर पढ़ने भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही जाएंगे, लेकिन ये देखो कि सॉलिड स्टेट देखनी है। इसका मतलब हमारे पास जो हम फिज़िक्स में जो मतलब यूनिवर्स में जो मेन स्टेट देखते हैं अपनी मैटर की, वो हम कितनी देखते हैं? वैसे तो 3 ही मेन मानते हैं, लेकिन एक और भी होती है। ठीक है, हम 3 कौन सी जिसे हम जनरली पढ़ते भी आ रहे हैं, वो तीनों कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस, यही तीनों पढ़ते आ रहे हैं ना, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे के साथ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, वो तो अपना सॉलिड में होता है। लेकिन एक मॉलिक्यूल का सिर्फ अपने तरफ के एक मॉलिक्यूल का अगर हर मॉलिक्यूल के साथ पूरा बहुत बाउंडेशन के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, उसको तो हम सॉलिड बोलते हैं। लेकिन एक पॉइंट पे एक मॉलिक्यूल का अपने ही चारों तरफ के, बाकी दूर से नहीं, सिर्फ अपने चारों तरफ के साथ अगर बाउंडेशन अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, उसको लिक्विड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, और एक में अगर इंटरेक्शन बहुत ही वीक होती है, ठीक है, बहुत ही दो मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरेक्शन बहुत ही वीक होती है, उसको हम गैसियस स्टेट बोलते हैं। ये 3 स्टेट हम पढ़ चुके हैं, सबने पढ़ी होगी। राइट, एक और स्टेट होती है बेटा प्लाज्मा स्टेट भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे हाँ ये प्लाज्मा क्या आ गई अब। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है बेटा? जो चार्ज्ड और जो न्यूट्रल पार्टिकल्स जिस उसमें एग्जिस्ट करते हैं स्टेट में, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। ठीक है, आप जनरली बोल सकते हो कि इट कंसिस्ट ऑफ चार्ज्ड एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स। ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल और चार्ज्ड पार्टिकल जिस उसमें एग्जिस्ट करते हैं उसको हम प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। करेक्ट, तो अब देखो पहले एक बार इतना लिख लीजिए, क्योंकि जो भी हम चीज़ करते हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ तो नॉलेज हमें होनी चाहिए। और अब ये स्टेट के बारे में बोल रहा है कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ो तुम। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट्स तो मेरी और भी हैं, तो कौन कौन सी है हमें जनरली पता भी होना चाहिए। इनकेस अगर हम कोई भी पेपर दे रहे हैं तो वो ये कहेगा कितनी स्टेट्स होती हैं, क्या कोई एक्स्ट्रा स्टेट आपने पढ़ी है? प्लाज्मा स्टेट क्या होती है? क्वेश्चन तो पुटअप हो सकता है ना बेटा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इंट्रो तो हमें पता होना ही चाहिए अपने पेपर के बारे में। तो लिखिए
There are mainly three states of matter in universe. कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, इन तीनों गैसेस के बारे में तो हमने पढ़ाई है। सॉलिड के अंदर दो मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरेक्शन, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। इससे वीक इसमें होता है और बहुत ज़्यादा वीक किसमें होता है? गैस में होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस between solids are strong and in liquid intermolecular forces are less than solids, but in gas intermolecular forces are very weak। क्यों हो जाते हैं बेटा वीक? क्या आप बता सकते हो? वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि गैस के अंदर पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, पास पास में नहीं होते। ठीक है, वो दूर दूर होते हैं, इसीलिए दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है। ठीक है, अब ये तो रही हमारी तीन स्टेट्स की बात, लेकिन हमने कहा एक और स्टेट है। कौन सी? प्लाज्मा स्टेट। तो क्या कहेंगे? अपार्ट फ्रॉम this, a fourth state of matter also exists, that is plasma. And what is plasma? Define plasma. Plasma is consists of charged and neutral particles also exist in particles। बस इतना बोल सकते हो। ठीक है, विच एग्जिस्ट इन नेचर। ये नेचर में तो सारी हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन चीज़ों को हम ये बोलते हैं। ठीक है, अब भाई ये तो हमें इसकी इंट्रो पता चल गई। ठीक है, पूछा क्या है? सिलेबस क्या है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स अपना टॉपिक है। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर अब भाई सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ तो ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग उसमें होते हैं। ठीक है, और उनकी जो शेप, जो बनावट होती है, वो मतलब पूरा पर्टिकुलर जिस चीज़ से वो मिलके बने होते हैं, एक शेप आपने असाइन कर दी, उसी शेप से ही वो पूरा सिस्टम मिलके बना हुआ है। उसी शेप से वो पूरा सिस्टम मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया अपना सॉलिड उसमें। फिर ये कहता है कि कुछ कुछ ऐसे उसमें भी आते हैं जो हमारे ना तो पूरे सॉलिड उसमें रहते हैं, ना पूरे लिक्विड में होते हैं। ना पूरी लिक्विड स्टेट है, ना पूरी सॉलिड स्टेट है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सॉलिड की प्रॉपर्टी फिर भी लेके रखता है, थोड़ी थोड़ी लेके रखता है, सारी नहीं। ठीक है, सारी लेके रखता तो सॉलिड ही कहलाता, और सारी लिक्विड की प्रॉपर्टी रख लेता तो वो पूरा का पूरा लिक्विड कहलाता। बात तो सही है ना भाई मेरी, है ना? सारी प्रॉपर्टी लिक्विड जैसी होती तो वो लिक्विड स्टेट कहलाती, और सारी की सारी अगर हमारी सॉलिड स्टेट जैसी होती तो वो सॉलिड स्टेट कहलाती। लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि वो ना पूरा सॉलिड है, ना पूरा लिक्विड है। ठीक है, इसीलिए जो क्रिस्टल, क्योंकि क्रिस्टल, अब देखो क्रिस्टल क्या चीज़ होती है? एक पर्टिकुलर चीज़ से, चाहे वो रेगुलर शेप लेके चल रहा हो या इरेगुलर लेके चल रहा हो, ठीक है, बाइंड अप करके एक स्ट्रक्चर बना रहा है, क्रिस्टल बना रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर।
ठीक है। अब वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर रेगुलर फॉर्म की है तो उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल लेंगे। अब वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रेगुलर फॉर्म नहीं है तो उसको नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो अगर एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी बॉडी क्रिस्टल उसमें जो ना पूरी सॉलिड की जैसी है ना पूरी लिक्विड की जैसी है, उसको बोलेंगे लिक्विड क्रिस्टल। क्लियर है इतना? ठीक है। ये हमें क्या करना है, पढ़ना है अपने दो टॉपिक्स के अंदर। देखो, एक तो पढ़ना है क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन यानी कि ग्लासी फॉर्म, ठीक है, और लिक्विड क्रिस्टल। यहाँ तक का सिलेबस करना है अभी के लिए। ठीक है। पहले अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो ये करेंगे, फिर इसके ऊपर चलेंगे। क्लियर है बेटा इतना? ठीक है। तो पहले अपने पहले टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या चीज़ होती है। ठीक है। अगर कोई टाइप है इसके तो भैया टाइप भी क्लासिफाई कर दो। ठीक है। और फिर इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताओ कि क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर होने चाहिए। क्या आपकी, अगर आप ये कह रहे हो कि कोई सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो कैसे कैसे फॉर्म्स उसके बन सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स उसके हो सकते हैं, इनको डिस्कस करना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को समझाने के लिए मैं आपको प्रॉपर एक चीज़ बताती हूँ बेटा। ठीक है। क्या चीज़ बताती हूँ, ध्यान से देखना। एक तो आप यूँ लेके चल रहे हो कि इस तरीके से एक शेप हो, ठीक है, या चलो ये भी शेप छोड़ो, आप पर्टिकुलर एक फॉर्म ही लेके चलो, उसी की ही रेगुलर दिखा दो। ठीक है। मैं लेके चल रही हूँ ये शेप। कौन सी शेप है बेटा ये? कितनी वो बन रही है इसकी, फेस देख लो। 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल बन रहा है। ठीक है। कौन सा बन रहा है? हेक्सागोनल। हर किसी उसमें तो प्रॉपर बन रहा है शेप। ठीक है। एक आपका इस तरीके से हो सकता है, कुछ भी शेप बना के बता सकते हैं। ठीक है। यानी कि ये कैसा बन रहा है, एक वो लेके चले हैं पर्टिकुलर चीज़, उसकी उतने ही साइज़ की बार बार रिपीटिशन अगर मैं करवा दूँ, ठीक है, उतने ही साइज़ की बार बार रिपीटिशन अगर मैं करवा दूँ तो वो एक रेगुलर अरेंजमेंट कहलाएगी। 2D में है तो 2D में रखो, 3D में है 3D में रखो। आयन की करवाना चाह रहे हो इस तरीके से रिपीटिशन तो आयन की बताओ, मॉलिक्यूल लेना चाहते हो तो मॉलिक्यूल लो, एटम लेना चाहते हो या एटम लो। लेकिन अगर वो एक रेगुलर मैनर के अंदर आपका इस तरीके का डायमेंशन पैटर्न बना के चल रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? सॉलिड स्टेट बोलोगे। क्या बोलोगे? सॉलिड स्टेट बोलोगे। ठीक है। तो कैसे डिफाइन करूं सॉलिड स्टेट को, कैसे डिफाइन करूं सॉलिड स्टेट को, वो लिखिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर those in which groups of atoms, molecules or ions are arranged in a definite regular manner forming 3-dimension pattern which may be obtained by a 3-dimensional repetition of a
certain pattern unit। चीज़ समझ आई? सपोज ये मैंने जो लिया वो एक आपका यूनिट सेल है, यूनिट पैटर्न है। इस पैटर्न की बार बार रिपीटिशन करवा के 3 डायमेंशन में इसको फॉर्म करवाना क्या कहलाएगा? आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा। ठीक है, तो इसका आप फिगर बना सकते हो। डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, ये पूरा आएगा क्वेश्चन, या तो आपका क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन या फिर ग्लासी फॉर्म के अंदर डिफरेंसेस, ठीक है, या क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर पूरा एक टॉपिक, ग्लासी सॉलिड्स के ऊपर पूरा टॉपिक, या इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है आपका फर्स्ट। ठीक है, बिल्कुल इजी टॉपिक्स है, हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल छोटा सिलेबस है, इसीलिए सारे के सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। मैं कोई टॉपिक नहीं कह सकती कि इसमें से आप ये छोड़ जाओ। ठीक है, इसीलिए सारे के सारे गिनती के टॉपिक्स हैं इसके अंदर। ठीक है, गिनती के टॉपिक्स हैं इसके अंदर, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है, कोई टॉपिक छोड़ने लायक नहीं है। तो इसका फिगर डायग्राम आप बना सकते हो। आप जब बनाने लगो तो बेटा प्रॉपर वे से बनाना। ठीक है, जितना एक बना रहे हो उतना ही साइज़ का दूसरा भी बनाना। ठीक है, इतने ही साइज़ का रखना इसको भी। समझ रहे हो ना किस तरीके से कह रही हूँ? तो इस तरीके से आप इसका फिगर बना सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गई? इसकी रेगुलर अरेंजमेंट हो गई है। ठीक है, अब चलते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, चलो इसके टाइप्स के बारे में हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बस नाम नाम बहुत है। ठीक है, नाम नाम बहुत है, थोड़े बहुत पॉइंट्स जो मैं बताऊंगी इनके अंदर वो लिख लेना। आयोनिक सॉलिड्स, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, नेक्स्ट metallic solids, next hydrogen bonded solids। ठीक है, अब देखो आयनिक सॉलिड्स के अंदर क्या उसमें है, सॉलिड से क्रिस्टलाइन का है, यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट तो है। ठीक है, क्या इसमें पार्ट्स उसमें बोल सकते हैं, ये देख लो। ठीक है, जैसे आपने इसके अंदर बता दिया कि भाई जो कंडक्टर ऑफ हीट इसके अंदर होता है सॉलिड से के में पुअर होता है। ठीक है, या फिर आप कह रहे हो मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है इसके अंदर। तो इस तरीके की चीज़ें हमें इसके अंदर बतानी है, ज़्यादा उसमें नहीं बता रही मैं। ठीक है, और जो कंपाउंड्स अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जिसके अंदर होते हैं, जैसे आप कोई भी बोलते हो NaCl हो गया, ठीक है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आ रहा है, तो इस तरीके के जब अक्कर करने लग जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? आयनिक सॉलिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसके अंदर लिखोगे कंपाउंड्स विच आर मेड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव ions held together by electrostatic attraction is ionic crystal। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हो NaCl। ठीक है, और क्या बता सकते हो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? हाई होता है। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, उसके बाद चलो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के ऊपर। भाई क्रिस्टलाइन बना तो रहा है रेगुलर अरेंजमेंट, लेकिन मॉलिक्यूल से मिलके बना रहा है, एटम या मॉलिक्यूल के उसमें बना रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह की शेयरिंग दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं होती। ठीक है, तो इस टाइप के उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलते हैं। तो आप लिखोगे the compounds which are
made of atoms or molecules which don't share their electron with other molecules। ठीक है, ऐसे उसको क्या बोलते हैं हम, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हैं CO2 का। ठीक है, अब आती है अपनी बारी कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड की। किसकी? कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड की। ठीक है, अच्छा इससे पहले यही बता दूं मेटेलिक सॉलिड क्या होता है। मेटेलिक सॉलिड जो मेटल आपस में जुड़ के बन के अपना एक पूरा बॉन्ड बना के अपना बनाते हैं सॉलिड्स को, उनको मेटेलिक सॉलिड बनाते हैं। तो वो थोड़ा इजी रह जाएगी, इसीलिए मैं पहले ये बता रही हूँ आपको। द क्रिस्टल्स विच आर made of metal atoms held together by strong metallic bonds is known as metallic solid। अच्छा, एक लास्ट हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन एटम से कोवलेंट बॉन्ड्स वगैरह बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं दूसरे हाइड्रोजन एटम से, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स बोलते हैं। तो इसको भी पहले बता देती हूँ। ठीक है, इसके नाम से ही है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स, यानी कि एक हाइड्रोजन दूसरे के साथ अपना कोवलेंट बॉन्ड बना के अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर वो बना रहा है, तो इसीलिए इसका नाम हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड बन गया। ठीक है, तो आप लिखो as per its atomic structure, a hydrogen atom generally forms covalent bonds with other हाइड्रोजन एटम। इज इट क्लियर? ठीक है, अब एक लास्ट रह गया है, इसको भी लिख लीजिए, कोवलेंट नेटवर्क बॉन्ड। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जब हमारे एटम्स जो हैं कोवलेंट बॉन्ड के उस पर अपने मतलब कोवलेंट बॉन्ड के से बना के जब एटम्स आपस में इकट्ठे होके रहते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बना के नेटवर्क बना रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, उन सॉलिड्स को क्या बोलते हैं? कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए इसकी, द सॉलिड्स in which the atoms are held together by covalent bonds are covalent network solids। ठीक है, आई थिंक इतने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्योंकि एक टॉपिक ही कंप्लीट हो पाएगा बेटा आज क्रिस्टलाइन सॉलिड वाला ही। ठीक है, जो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा एमोर्फस सॉलिड, या जिसको ग्लासी सॉलिड बोलते हैं, या नॉन क्रिस्टलाइन बोला था मैंने, उसको वो बोलते हैं। तो उसको हम कल के लेक्चर के अंदर करेंगे, आज खाली हम एक यही लेक्चर करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, characteristics of crystalline solids। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है? आपके माइंड में कुछ आ रही हैं? पहली तो यही हो गई कि जो शेप होनी चाहिए वो इसकी कैसी होनी चाहिए, बताओ। शेप जो इसकी होती है वो रेगुलर होनी चाहिए, ये तो इसके नाम से ही क्लियर है कि जो शेप है वो रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसके अंदर लिख लीजिए
the atoms, ions or molecules of crystalline solids are arranged in a definite geometrical order। ठीक है। सेकंड क्या बन सकता है भाई इसके अंदर? सेकंड ये बन सकता है कि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। क्यों लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है? क्योंकि ये लास्ट तक अपनी पकड़ बनाए रखा है, जितना भी उसके अंदर होती है, जो हमारी अरेंजमेंट है वो हमारी कितने तक के पीछे तक की हो वो प्रॉपर एक वे में होती है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये अपनी लॉन्ग रेंज ऑर्डर की होती है। ठीक है, तो ये आप क्या बोलोगे? इट इज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, या ये शो करते हैं। ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक का बोल सकते हो आप। ठीक है, थर्ड आप क्या बोलोगे कि ये जो सॉलिड्स होते हैं वो हमारे फ्लैट सरफेस से बाउंडेड होते हैं। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ पॉइंट्स होते हैं इसके, हर किसी के होते हैं अपनी थ्योरम्स के आप वजह से पॉइंट्स बताते हैं, तो इसके अंदर हैं। तो ये क्या है? दे आर बाउंडेड बाय फ्लैट सरफेसेस। ठीक है, फोर्थ क्या हो गया कि जो हमारे बॉन्ड होते हैं हर उसके बीच में, जैसे एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, एक यहाँ एटम हो गया, एक यहाँ एटम हो गया, तो ये कहता है हर एटम के साथ में जो बॉन्ड होगा वो, मतलब जितने भी आयंस एटम या मॉलिक्यूल्स के बीच के आप बॉन्ड लेके चल रहे हो, सारे के सारे, यूँ नहीं कि इसके साथ का बॉन्ड जो है वो आपका बहुत स्ट्रांग है, फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इसका जो बॉन्ड रहेगा वो वीक होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, हर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो भी बॉन्ड रहेगा, ठीक है, कहीं से भी लगा लो, वो सारे के सारे कैसे रहेंगे? इक्वल स्ट्रेंथ के रहेंगे। ठीक है, कैसे रहेंगे? इक्वल स्ट्रेंथ के रहेंगे। तो आप लिखिए बॉन्ड बिटवीन ऑल आयंस एटम्स और molecules are of equal strength। ठीक है, सारे के सारे कैसे होते हैं? इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं। ठीक है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बेटा वो भी शार्प होता है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि हर एक मॉलिक्यूल के बीच का जो वो है अपना बॉन्ड है वो इक्वली स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो अगर सबकी स्ट्रेंथ यानी पावर सबकी इक्वल है, तो जब मैं टेम्परेचर दे रही हूँ तो इक्वली सारे वीक होंगे और एक साथ ही सारे के सारे रैप्चर हो जाएंगे। तो इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? शार्प होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इट हैज़ शार्प melting point as the bond between the various atoms of crystalline solids are equally स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और मैंने अभी बताया कि एक पर्टिकुलर उस पर जब हीट करते हैं तो सारे के सारे एक साथ ही रैप्चर हो जाते हैं। ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम गेट रैप्चर, टूट जाना, रैप्चर्ड एट द same temperature when solid is heated। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और आपको पता होना चाहिए कि
जब हम, क्योंकि देखो एक पर्टिकुलर ऐसा टेम्परेचर रहेगा जिस पे वो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म के अंदर रहेगा, अगर उसके नीचे हम देखें तो क्रिस्टलाइन मटेरियल अपना स्टेबल स्टेट के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, स्टेबल स्टेट का मतलब क्या है कि उसकी मिनिमम एनर्जी है, ठीक है, और मिनिमम एनर्जी की स्टेट पे वो मटेरियल जो है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं उसको ये कह रही हूँ कि उसके थोड़ा सा नीचे देखें, अगर क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के थोड़ा सा नीचे, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो लिक्विड फॉर्म में तो वैसे ही नहीं उसमें है, ठीक है, तो टेम्परेचर जिस पे वो बना हुआ है अभी भी क्रिस्टल, तो उसके थोड़ा सा नीचे फॉर्म टेम्परेचर पे करके भी देखते हैं तो भी वो स्टेबल स्टेट के अंदर मिल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे below the temperature of crystallization the crystalline material are in stable state। ठीक है, नेक्स्ट 7th लिख लीजिए, 7th पॉइंट। ठीक है, 7th पॉइंट क्या है कि ये सॉलिड्स जो हैं वो एनआइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ एनआइसोट्रॉपी। अब आपके मन में तो ये हो रहा होगा भाई ये कौन सी आ गई अब। ठीक है, ये वो प्रॉपर्टी होती है बेटा, एनआइसोट्रॉपी वो प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे जो अपनी सॉलिड्स की फिज़िकल प्रॉपर्टी, ठीक है, सॉलिड्स की फिज़िकल प्रॉपर्टी जैसे थर्मल एक्सपेंशन हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, कंप्रेसिबिलिटी हो गई, ये सारी चीज़ें हर एक डायरेक्शन में इक्वल वैल्यू शो नहीं करती, सेम रिजल्ट शो नहीं करते। ठीक है, तो जब ऐसा होता है कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपकी सेम ना हो हर डायरेक्शन में, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एनआइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी। समझ में आया? यानी कि मैंने ये कहा दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ एनाइसोट्रॉपी, इसका मतलब जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हर डायरेक्शन के अंदर, आइसोट्रॉपी एनाइसोट्रॉपी यानी हर डायरेक्शन में सेम नहीं है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हर डायरेक्शन में सेम नहीं है। समझ में आया? ठीक है, तो इसलिए इसका क्या बोला गया कि ये एनआइसोट्रॉपी की प्रॉपर्टीज़ को शो करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपकी ये 7 जो हैं वो मैंने आपकी करैक्टरिस्टिक्स लिखवाई हैं। पेपर में ये ज़रूर आता है, वहाँ पे ये ज़रूर लिख के आनी है। ठीक है, कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाऊँगी जिसको हम ग्लासी सॉलिड्स भी बोलते हैं, एमोर्फस सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो उस पर कल हम टॉपिक करेंगे ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चे जिन्होंने भी ये लेक्चर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और ये पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका होगा। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट में फाइनल ईयर का मैंने एटॉमिक का पूरा बुक कंप्लीट करवाया हुआ है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, 6th सेमेस्टर में आपका पेपर 1 है। ऐसे ही अब की बार सॉलिड स्टेट तो आपका कंप्लीट होगा ही होगा, आपका क्वांटम के भी कुछ टॉपिक्स में करवाऊंगी, लेकिन सॉलिड स्टेट अपना पूरा पेपर रहेगा। टाइम मिला तो क्वांटम भी हम पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड हिट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।